Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar. We are at this time reading class 10th history and its fifth chapter. The name of the chapter is Print Culture. Print Culture and the Modern World. ये चैप्टर हम लोग अभी इस समय पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का ये सेकंड क्लास है, यानी दूसरा एपिसोड है। इसका एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आज सेकंड क्लास हम लोग इस चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग को स्टडी करना है कि प्रिंट कल्चर के आने के बाद क्या परिणाम हुआ, किस प्रकार से लोगों में रीडिंग मैनिया आ गया, जुनून, लोगों में जुनून आ गया रीडिंग का। रीडिंग एक फैशन बन गया। लोग किताब लेकर के घूमते थे, कहीं भी गए तो एक छोटा सा बुक रख लिए, और बुक जो व्यक्ति रख करके घूमते थे समाज में उनको प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। जो आदमी के पास बुक है उसको समाज में एक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। जो खुद नहीं पढ़ा लिखा हुआ है, जो अनपढ़ है, वो जो आदमी पढ़ा लिखा हुआ है उसका चापलूसी करता था कि वो पढ़ेगा बुक और हमको भी सुना देगा कि क्या लिखा हुआ है बुक में। और इस तरह से प्रिंट कल्चर के बाद, प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद समाज में एक रीडिंग मैनिया आ गया, जुनून सा छा गया रीडिंग का। सब लोग पढ़ना चाहते थे। विमेन जो है अपने घरों में पढ़ना चाहती थी, मजदूर जो है अपना काम करने के बाद जैसे ही लीजर में आते थे तब वो पढ़ना चाहते थे। बच्चे भी पढ़ना चाहते थे। चिल्ड्रन का बुक्स भी, पब्लिकेशन भी आ गया और चिल्ड्रन बुक के लिए बुक भी प्रिंटिंग होने लगा। अमीर आदमी तो पढ़ते ही थे, चीप बुक्स भी छपना शुरू हो गया, सस्ता सस्ता किताब। और जो गरीब आदमी थे वो भी सस्ता किताब लेकर के खरीद सकते थे और पढ़ सकते थे। और जो सस्ता किताब को भी नहीं खरीद सकते थे तो उसके लिए लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकते थे। लाइब्रेरी से बुक को ले भी जा सकते थे, मामूली कुछ बहुत कम फीस देने पर लाइब्रेरी से आप बुक को घर भी ले जाकर के पढ़ सकते थे। और इस तरह से रीडिंग मैनिया आ गया, जुनून आ गया लोगों में कि पढ़ना है, फैशन बन गया पढ़ना। यहां तक कि हॉकर्स लोग गलियों में घूम घूम करके किताब बेचने लगे। बुक्स की पॉपुलैरिटी इतनी अधिक थी कि हॉकर्स लोग गलियों में घूमते थे, चिल्लाते चलते थे कि फलाना किताब ले लीजिए, और लोग खरीदते थे। तो इस तरह से समाज में एक रीडिंग कल्चर आ गया। Churches of different denominations set up schools in villages. Churches of different denominations, यानी रोमन कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, प्यूरिटन चर्च, एंग्लिकन चर्च, ये सभी क्रिश्चियनिटी के डिफरेंट सेक्ट्स थे। ये सभी सेक्ट्स एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे, पढ़ने में होल करना चाहते थे, इसलिए अपना स्कूल वगैरह इस्टेब्लिश कर दिया। और स्कूल वगैरह इस्टेब्लिश कर दिया तो लोग पढ़ने लिखने लगे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि 60 to 80% लोग लिटरेट हो गए यूरोप में। तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 1700 समथिंग सेंचुरी का जब लास्ट होगा, 1800 से पहले,
तो लास्ट पेज में 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में लिटरेसी रेट अच्छा खासा हो गया, 60 to 80%। अब लिटरेसी रेट हो गया, इसका मतलब है कि लोग स्कूल वगैरह में किताब तब पढ़े। मिशनरी स्कूल स्टैब्लिश हो रहा था, आपको देखते हैं मिशनरी स्कूल यहां भी स्टैब्लिश हुआ था, अभी भी चल रहा है मिशनरी स्कूल, है ना मिशनरी स्कूल जी। सेंट जोसेफ कन्वेंट, नॉटरडेम, डॉन बॉस्को, लोयला, ये सब क्या है? मिशनरी स्कूल है ना, ये सब मिशनरी स्कूल है। ये सब जो है क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा यानी ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था स्कूल, ताकि क्रिश्चियनिटी का जो इमेज खराब हुआ है उस इमेज को बढ़िया किया जा सके। रोमन कैथोलिक रिलीजन का एक ऑर्गेनाइजेशन था जेसुइट नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने ये सब स्कूल वगैरह इस्टेब्लिश किया था ताकि रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी मार्टिन लूथर के द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था यूरोप में, उसके कारण से आम लोगों के नजर में आ चुका था कि क्रिश्चियनिटी में सब कुछ पाप, शराब, सुरा, सुंदरी, वेश्यावृत्ति, जुआ सब कुछ होता है और ये सब धर्म स्थान में नहीं होना चाहिए, ये सब धार्मिक लोगों को नहीं करना चाहिए। आम लोगों को समझ में आ चुका था मार्टिन लूथर के आंदोलन के माध्यम से, जिसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा जाता है, उनके माध्यम से मालूम हो चुका था। क्रिश्चियनिटी डिवाइड भी हो चुकी थी। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंट लोग अपना रिलीजन बना चुके थे, लेकिन अभी भी जो लोग रोम के पोप को सुप्रीम मानते थे वे लोग रोमन कैथोलिक कहलाए। तो क्रिश्चियनिटी में ही रोमन कैथोलिक रिलीजन अलग हो गया और प्रोटेस्टेंट अलग हो गया। तो रोमन कैथोलिक रिलीजन वाले ये स्कूल वगैरह मिशनरी स्कूल एस्टेब्लिश कर रहे थे ताकि उनके प्रति जो आम लोगों में गलत धारणा बन गई है कि ये लोग शराब, सुरा, सुंदरी और नाच गान ये सब करता है जो गलत है, तो उस भ्रांति को दूर करना चाहते थे। वे समाज में अच्छा काम करना चाहते थे, बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिससे कि उनके प्रति आम लोगों का नजरिया बदल सके। और लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि 60 to 80% लोग लिटरेट हो गए। अब जो लोग लिटरेट हो गए तो वो बुक्स पढ़ने लगे। अब एक आदमी लिटरेट होता था, एक आदमी जब बुक्स पढ़ता था तो कई आदमी 10 ठो 15 ठो आदमी उसको घेर करके सुनता था, कई आदमी उसका सुनता था कि क्या पढ़ रहा है। और इस तरह से रीडिंग मैनिया जो है पूरे सोसाइटी के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। जो रीडिंग का जुनून था वो जुनून लोगों के सिर पर चढ़ करके बोल रहा था। तो लिटरेरी एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज, देयर वाज अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया, पीपल वांटेड बुक्स टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर्स। तो लोग बुक चाहते थे और प्रिंटर भी नए नए इनोवेशन का यूज करके, प्रयोग करके काफी तादाद में बुक्स को पब्लिश कर रहे थे। जो लोग पढ़ लिख गए थे, लिटरेट हो गए थे, वे बुक को खुद पढ़ लेते थे, और जो नहीं पढ़े लिखे थे वो दूसरे से पढ़वा करके सुनते थे बुक। लेकिन मिला जुला करके सभी लोग रीडिंग मैनिया के शिकार थे। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट, टारगेटिंग न्यू ऑडियंसेस। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स who roamed around villages carrying little books for sale। तो पेडलर्स लोगों को रखा गया पब्लिशर के द्वारा। पेडलर्स यानी हॉकर्स, यानी गलियों में जो सामान
चिल्ला चिल्ला करके बेचता है, ऐसे लोगों को रखा गया और ये लोग गलियों में जा करके किताब चिल्ला चिल्ला करके बेचते थे और लोग खरीदते थे। तो देयर वेर अल्मनैक्स और रिचुअल कैलेंडर्स, यानी इस सब प्रकार का लिटरेरी फॉर्म आ गया, नॉवेल आ गया, फॉक टेल का बुक आ गया, अल्मनैक आ गया, यानी रिचुअल कैलेंडर्स। अभी भी कैलेंडर आप लोग देखते हैं ना, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर बहुत नेम फेम का है। तो कैलेंडर वगैरह छपने लगा। बालाट्स, रामायण महाभारत ये सब बालाट्स है, अल्लाह उदल ये सब बालाट्स है। जिसके बालाट का मतलब ऐसा एक एपिक होता है, ऐसा धर्म ग्रंथ जिसमें पोएम के माध्यम से किसी कहानी को कहा जाता है। तो बालाट्स वगैरह, फोक टेल्स वगैरह अब प्रिंट होने लगे और बालाट्स को पढ़ने के प्रति लोगों का काफी ये आकर्षण था। ये तो आप समझते ही हैं। अरे अभी भी रामायण, गीता वगैरह को पढ़ने के प्रति लोगों में कितना आकर्षण है आप समझते हैं। टेलीविजन में आ जाता है तो लोग सब काम छोड़ छाड़ करके रामायण देखने लगते हैं, महाभारत देखने लगते हैं। इंटरटेनमेंट का बुक वगैरह आ गया और पेनी चैप बुक्स वेर कैरीड बाई पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन, यानी गलियों में हॉकर्स यानी पेडलर्स जिनको चैपमैन कहा जाता था, वो चैप बुक्स वगैरह का सेलिंग करने लगे, यानी सस्ता सस्ता छोटा छोटा बुक्स, पॉकेट साइज का बुक्स जो पेडलर्स लोग गली में घूम घूम करके बेचते थे। और पॉकेट साइज का ये बुक था, लोग उसको लेकर के पॉकेट में लेकर के घूमते थे, जहां मन हो गया, टाइम मिल गया तो वहां पर है। और सस्ता बिकता था तो सोल्ड फॉर अ पेनी, यानी 1 पैसा में वो बिक जाता था। सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम, यानी सस्ता बुक ऐसा मार्केट में आ गया कि गरीब लोग भी उसको खरीद सकते थे। अब फ्रांस में एक प्रकार का बुक आया जिसको बिलियोथिक ब्लू के नाम से जाना जाता है। तो विच वर लो प्राइस्ड अ स्मॉल बुक, छोटा बुक था, कम कीमत का था। इसको फ्रांस में कहा जाता था बिलियोथिक ब्लू। और इस बुक के माध्यम से लोग कम पैसे में खरीद लेते थे। तो लो प्राइस्ड बुक था जिसको कोई भी खरीद सकता था, गरीब आदमी भी। स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर, पुअर क्वालिटी का लो प्राइस का पेपर रहता था, उसी में ये बुक जो है छपता था। उसका कीमत भी कम रहता था जिससे कि गरीब लोग खरीद सके इस सब बुक को। तो इसको बुक का बाइंडिंग होता था सस्ता ब्लू कवर में। देयर वेर रोमांसेज प्रिंटेड ऑन 4 to 6 पेजेस। रोमांटिक बुक भी छपने लगा, रोमांटिक बुक भी छपने लगा। जानते हैं कि रोमांटिक बुक के प्रति लोगों का काफी आकर्षण होता है, लोग पढ़ना चाहते हैं रोमांटिक बुक को। एक बार स्टार्ट किए तो सोचते हैं खत्म कर डालें। मोर सब्सटेंशियल हिस्ट्रीज तो विच वर स्टोरीज अबाउट द पास्ट। रोमांटिक बुक्स आ गया, बैलाड आ गया, फॉक टेल्स का बुक्स आ गया, हिस्ट्री छपने लगा और इस तरह से काफी तादाद में लोग बुक खरीदना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। और सही अर्थों में समाज में रीडिंग मैनिया यानी पढ़ने का जुनून आ गया। पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th century, combining information about current affairs with entertainment। करंट अफेयर्स का भी बुक छपने लगा। पीरियोडिकल प्रेस
यानी मैगजीन जिसको आप कहते हैं, 15 दिन में एक बार छपा तो मैगजीन हुआ। तो इस प्रकार का प्रेस भी आ गया जो करंट अफेयर्स और इंटरटेनमेंट का मैगजीन वगैरह छापना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर की छपाई शुरू हो गई, जर्नल्स की छपाई शुरू होगी। जर्नल कहा जाता है जिसमें रिसर्च पेपर छपता है। जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, रिसर्च स्कॉलर रहते हैं, डॉक्टरेट का डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं। रिसर्च पेपर का मतलब हुआ कि कोई भी थ्योरी वो लिखे तो वो कहीं किसी दूसरे किताब में नहीं मिलता है, उनका फंडामेंटल होता है, मौलिक होता है। उसी टाइप के छपने वाले मैगजीन को कहा जाता है जर्नल। आप ये सोचिए कि जर्नल भी छपने लगा। जर्नल को कोई आम आदमी नहीं पढ़ता है। जर्नल को सिर्फ जो रिसर्च स्कॉलर हैं, डॉक्टरेट वगैरह की उपाधि जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वही लोग सिर्फ पढ़ते हैं जर्नल को। तो ऐसा बुक भी छपने लगा। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, इसमें डिफरेंट टाइप का ट्रेड का इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस। न्यूज़पेपर में कहां पर क्या हुआ ये सब भी जानकारी लोगों को दी जाने लगी। अब न्यूज़पेपर को लोग पढ़ना चाहते थे क्योंकि पहले कहां क्या हुआ लोगों को नहीं मालूम हो पाता था, लेकिन अब तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाएगा। एक बहुत बड़ी बात थी। देश के विभिन्न भागों के लोगों को यूनाइट करने का काम भी किया रीडिंग कल्चर ने, प्रिंट कल्चर ने। पहले लोग लोकल लेवल पर किसी बात को सोचते थे कि हम यहां कहें तो यहां का हम सोचेंगे, लेकिन अब जब सोच लीजिए आपकी न्यूज़पेपर वगैरह छपने लगा तो क्या हुआ, दूसरे एरिया में आप वो भी खबर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना जी। न्यूज़पेपर आज भी आप पढ़ते हैं तो उसमें आप दूसरे जगह का भी न्यूज पढ़ते हैं। तो इस तरह से लोगों को यूनाइट करने, एक सूत्र में बांधने का काम भी प्रिंट करना शुरू कर दिया। आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स नाउ बिकेम मोर एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। अब साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना है किसी मुद्दे पर, ये अब आम लोगों को पता चल जाता था। पहले लोग अंधविश्वास की जिंदगी जीते थे। किसी चर्च ऑफिशियल ने, किसी प्रिस्ट ने यह बात कहा है इसलिए यह बात हमको करना है, यह बात सही है, ये ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन अब क्या हुआ कि फिलोसफर्स की बातें, साइंटिस्ट की बातें अब आम लोगों तक पहुंच गई। अब लोगों को सही क्या है गलत क्या मालूम हो गया, पहले ये मालूम नहीं था। Ancient and medieval scientific texts were compiled and published. Maps and scientific diagrams were widely printed. तो साइंस का डायग्राम वगैरह भी प्रिंट होने लगा। एंशिएंट टाइम में जो साइंस था, मेडावल टाइम में जो साइंस था, वो सभी बुक के रूप में पब्लिश होने लगा। तो जैसे साइंटिस्ट थे आइजक न्यूटन, तो बिगेन टू पब्लिश देयर डिस्कवरीज, अपना डिस्कवरीज पब्लिश करते थे। और आइजक न्यूटन, आप लोग जानते हैं न्यूटन जो ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किए हैं। तो न्यूटन अपने जिंदगी के काल में थे, उनका ये रुतबा था कि वो जो बोल देते थे वही समाज सही मानता था। जो चीज बोल दिए न्यूटन उसी को समाज सही मानता था, क्योंकि पहले ये सुविधा नहीं थी लोगों को, साइंटिस्ट का, फिलोसफर्स का बात नहीं सुनाई देता था। लेकिन अब प्रिंट कल्चर के आने के बाद न्यूटन भी अपना बुक लिखते थे और वो बुक आम लोग भी पढ़ सकते थे। और इस तरह से आम लोग सोचते थे कि हम लोग तो नहीं उतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन न्यूटन जब कह रहे हैं ऐसा बात तो सही है। तो न्यूटन का आपको स्टेटस एक प्रकार से भगवान का था उनके जीवन काल में। न्यूटन को लोग गॉड की तरह मानते थे।
So writings of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau were also widely printed and read. तो इस तरह से साइंस, रीजन, रेशनलिटी फाउंड देयर वे टू पॉपुलर लिटरेचर। तो इस तरह से कई फिलोसफर्स थे, जॉन लॉक, हॉब, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, ये सब फिलोसफर थे जिनकी बातों को पहले आम लोग नहीं सुन पाते थे, क्योंकि पहले बुक नहीं था। लेकिन जब प्रिंट कल्चर आ गया तो रूसो ने क्या कहा, यह बात अब आम लोगों तक पहुंच गई। रूसो, जॉन लॉक, हॉब, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर के विचारों का ही प्रभाव था कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। कब हुआ? 1789 में। 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये फिलोसफर्स के कारण से हुआ। फिलोसफर ने लोगों को बताया कि उनके क्या अधिकार हैं, राजा क्या है, राजा को क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। आम लोगों की आंखों को फिलोसफर्स ने खोल दिया, जिसका नतीजा हुआ कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। अब देखिए, प्रिंट कल्चर आने से आम लोगों के लिए तो बहुत फायदा है, आम लोगों को सब कुछ मालूम हो रहा है। लेकिन आप ये बात मानते हैं कि सबके लिए प्रिंट रिवॉल्यूशन अच्छा था? नहीं। किसके लिए खराब था? चर्च के लिए खराब था। जो चर्च का कहना था कि क्रिश्चियनिटी का कोई भी रिलीजियस प्रिंसिपल हम ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बाइबल आम लोगों के पास अवेलेबल हो गया, अब बाइबल पब्लिश होने लगा, अब बाइबल को कोई भी किसी भी भाषा में पढ़ सकता था। और नतीजा हुआ कि बाइबल के प्रति, धर्म के प्रति जो क्रिश्चियन मिशनरीज और चर्च वगैरह के द्वारा जो भ्रांति, गलत धारणा फैला दी गई थी, वो अब दूर हो गया। अब लोगों की आंखें खुल गई। आपको पिछले ही क्लास में बताए थे कि आम लोगों को चर्च शिक्षा देता था कि बिल्कुल पवित्र जीवन व्यतीत करना है, ऑस्टेरिटी यानी संयम, कठोरता का जिंदगी व्यतीत करना है। लेकिन चर्च के ऑफिशियल्स खुद शराब, सुरा, सुंदरी, ऐश्वाराम, राग रंग, भोग विलास, नृत्य, जुआ, वेश्यावृत्ति इत्यादि में आकंठ डूबे हुए थे। तो आम लोगों को यह बतलाया जाता था कि ये सब काम अगर हम करते हैं, यानी चर्च के ऑफिशियल्स करते हैं, तो ये रास लीला है। समझे? ये सब काम हम लोग करते हैं तब ये रास लीला है, ये भगवान का लीला है, ये धार्मिक अधिकार मेरा है करने का। लेकिन अगर तुम करोगे तो इसको रास लीला नहीं बल्कि कैरेक्टर ढीला कहा जाएगा। ये चर्च के द्वारा सिखाया जाता था। लेकिन जब बाइबल जब छपने लगा, आम लोगों तक पहुंच गया, तब लोगों ने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं बाइबल में लिखा हुआ है कि जो चर्च के ऑफिशियल्स थे वो इस प्रकार के कुकर्म कर सकते थे। और इस तरह से सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ प्रिंट रिवॉल्यूशन होने से किसको? चर्च को और पोप को, चर्च ऑफिशियल्स को, प्रीस्ट को सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ। दूसरा दिक्कत हुआ ट्रेम्बल्स देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो टायरेंट्स थे, जो अत्याचारी शासक थे, उनको दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ। जो अत्याचारी शासक थे आम लोगों के ऊपर नाना प्रकार के जुल्म और अत्याचार करते थे, और उनका कहना था कि वे भगवान के भेजे गए हैं, यानी भगवान के पुत्र हैं। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में वो बिलीव करते थे, कहते थे कि हम भगवान के पुत्र हैं और हम जो भी कुछ करेंगे
उसके लिए आम जनता हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकती है। हम भगवान के प्रति आंसरेबल हैं, गॉड के प्रति आंसरेबल हैं, कॉमन पीपल के प्रति नहीं। और इस तरह से जो निरंकुश राजा थे, जो अत्याचारी शासक थे, वो जनता के ऊपर नाना प्रकार के जुल्म और अत्याचार कर रहे थे, और जनता इसको अपना किस्मत मान रही थी। अपना किस्मत मान करके जनता इसको टॉलरेट करती थी कि मेरा तो जन्म हुआ है इसी काम के लिए। लेकिन जब फिलोसफर्स हॉब, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर इत्यादि फिलोसफर्स ने अपने विचारों को लिखना प्रारंभ कर दिया, तब लोगों को मालूम हुआ कि राजा जो है वो ईश्वर का संतान नहीं है, वो आम लोगों का प्रतिनिधि है। और राजा अपने गद्दी पर तभी तक रह सकता है जब तक आम लोगों का सपोर्ट उसको प्राप्त है। अगर आम लोग चाहे तो राजा को हटा सकती है, रूसो ने यह बतलाया। और राजा जो आम लोगों के ऊपर नाना प्रकार का जुल्म और अत्याचार करते थे, इसके प्रति भी रूसो ने क्लियर बतला दिया। कहा कि मनुष्य जन्म लेता है स्वतंत्र, लेकिन सर्वत्र उसको बंधनों में जकड़ दिया जाता है। यानी एक प्रकार से रूसो ने इशारा किया कि इन बंधनों को तोड़ डालो, स्वतंत्र हो जाओ। और इसका परिणाम हुआ कि जो ये फिलोसफर्स थे, इनके आदर्शों, इनके आइडियल्स के ऊपर चल करके आम लोगों ने विद्रोह किया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो जो टायरेंट थे, जो अत्याचारी शासक थे, वो काफी भयभीत थे, क्योंकि उनका डिस्पोटिज्म यानी निरंकुश राजतंत्र खतरे में था। क्योंकि जो फिलोसफर्स थे वो अपनी बातों को लिख करके बुक्स के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर अ मीन्स of spreading progress and enlightenment. Many believe that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny. तो बहुत सारे लोगों का सोचना था कि बुक्स जो है लोगों को टायरनी यानी अत्याचार से और डिस्पोटिज्म यानी निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति दिलाने का एक साधन है। और सही हुआ, यही बात हुआ। बुक्स ने एक रीजनिंग के नए युग को जन्म दिया। बुक्स ने रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग लोग अब करने लगे। पहले लोग आंख मूंद करके विश्वास करते थे कि चर्च ने कहा, पोप ने कहा, किसी धार्मिक अधिकारी ने यह बात कहा इसलिए यह सही है। लेकिन अब लोग तर्क वितर्क करते थे, कैसे सही है। तो इस तरह से लोग आर्गुमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन की नीति का सहारा लेने लगे। आर्गुमेंटेशन यानी तर्क वितर्क करने लगे कि कोई एक चीज अगर सही है तो कैसे सही है। एक्सपेरिमेंटेशन, वो प्रयोग करके देखना चाहते थे, और ऑब्जर्वेशन, और उसका रिजल्ट देखना चाहते थे। ये सब चीज पहले नहीं था, प्रिंट रिवॉल्यूशन से पहले ये नहीं था। लोग आस्था और विश्वास की जिंदगी जीते थे। लोग आंख मूंद करके विश्वास कर लेते थे। जो पोप ने कहा, जो चर्च ने कहा, जो प्रीस्ट लोगों ने कहा, क्लर्जीमैन ने कहा, उसको आंख मूंद करके विश्वास कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, अ नॉवेलिस्ट इन 18th century France, declared the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion, is the force that will sweep despotism away. तो इस तरह से आपने अभी देखा एक फिलोसफर का जिसका नाम है लुई सेबेस्टियन मर्सियर। इन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे
पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का और पब्लिक ओपिनियन का। इसी से पब्लिक ओपिनियन सही बनेगा, साउंड पब्लिक ओपिनियन बनेगा, राइट पब्लिक ओपिनियन बनेगा। पब्लिक ओपिनियन तो पहले ही बनता था, लेकिन रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन पहले बनता था। लोग चर्च की बातों को मानते थे, लेकिन अब करेक्ट पब्लिक ओपिनियन बनेगा और डिस्पोटिज्म यानी निरंकुश राजतंत्र का खात्मा होगा। मर्सियर ने कई नॉवेल को लिखा और उनके नॉवेल में हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट्स ऑफ रीडिंग। तो मर्सियर के नॉवेल में हीरो जो है वो बुक पढ़ने के बाद चेंज हो जाता था। पहले वो अंधविश्वासी रहता था, ब्लाइंड फेथ में यकीन करता था, लेकिन जब बुक पढ़ता था तो उसकी आंखें खुल जाती थी और वो सही रास्ते पर आ जाता था। The devour books are lost in the world books. Create became enlightened in the process, convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism. मर्सियर प्रोक्लेम्ड। मर्सियर ने बुक और प्रिंट रिवॉल्यूशन की शक्ति को देखते हुए मर्सियर ने ऐलान किया था कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो टायरेंट्स है, जो अत्याचारी है दुनिया के, वो ट्रेम्बल करो, थर-थर कांपो, डरो, क्योंकि उनके खिलाफ आम लोगों का ओपिनियन बन जाएगा। तो ट्रेम्बल बिफोर वर्चुअल राइटर। जो वर्चुअल राइटर हैं, जो वास्तविक जो राइटर हैं, उनके सामने ट्रेम्बल डिस्पोटिक रूलर जो हैं, जो एब्सोल्यूट रूलर्स हैं, निरंकुश राजा हैं, वो ट्रेम्बल करेंगे, कांपेंगे। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन इट। अब जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रिंट कल्चर का परिणाम हुआ कि हॉब, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, डिडरो, क्वेसने, ये सब फिलोसफर्स थे जिन्होंने फ्रांस के लोगों की आंखों को खोल दिया, फ्रांस के लोगों के मूक असंतोष को वाणी प्रदान कर दी, फ्रांस के लोगों को बतला दिया कि अगर तुम राजा का शिकार हो, राजा का अत्याचार तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या हाथ में है? रिवॉल्यूशन, क्रांति, विद्रोह। राजा को तुम हटा दो गद्दी से और तुम अपने पसंद का व्यक्ति को चुनो। ये बतलाया गया जो है प्रिंटेड बुक्स के द्वारा, जो फिलोसफर्स थे उनके द्वारा। तो मेनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन विच फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड। तो हकीकत है कि जिस प्रकार का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री कंडीशन फ्रांस में था, तो उसी प्रकार का कंडीशन यूरोप के अदर कंट्रीज में भी था। लेकिन एक क्वेश्चन है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ओनली इन फ्रांस, व्हाई? जब कंडीशन वही था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को और यूरोप के अन्य देशों में भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? तो इसका कारण था कि फ्रांस में फिलोसफर्स हुए और फिलोसफर्स को प्रिंट का सपोर्ट मिल गया। उन्होंने अपने बुक्स को लिखना शुरू किया और उनके बुक को अब आम लोग पढ़ने लगे। देखिए, 3 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स दिया जाता है कि प्रिंट ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन करवा दिया। इसके पक्ष में 3 प्रकार का आर्गुमेंट दिया जाता है। पहला कि प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ इनलाइटेंड थिंकर्स। जो फिलोसफर्स थे उनके आइडियाज को पॉपुलर किया प्रिंट रिवॉल्यूशन ने। तो देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डिस्पोटिज्म। फिलोसफर्स ने अपने राइटिंग के माध्यम से जो है अंधविश्वास का, निरंकुश राजतंत्र का और गलत परंपराओं का बखिया उड़ेल दिया। दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन देन कस्टम। उन्होंने कहा
कि रीजन का रूल होना चाहिए, रीजन का यानी तर्क वितर्क का क्या सही है वो होना चाहिए। कस्टम कोई है उसके पालन नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि कस्टम गलत था। अरे चर्च के ऑफिशियल सब अनइथिकल प्रैक्टिस में लगे हुए थे ना, ये तो कस्टम था, लेकिन ये तो गलत था। तो इसलिए लोगों को कहा गया फिलोसफर्स के द्वारा कि कस्टम को फॉलो नहीं कीजिए, रीजन का सहारा लीजिए, रीजनिंग का यानी तर्क वितर्क, लॉजिकल रीजनिंग कीजिए। तर्क वितर्क कीजिए कि कोई चीज सही है तो कैसे और गलत है तो कैसे। तो एवरीथिंग बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड नेशनलिटी। They attacked the sacred authority of the church and despotic power of the state। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा आक्रमण होने लगा डिस्पोटिक रूलर्स के ऊपर और चर्च के ऊपर, क्योंकि इन्हीं संस्थाओं में कमी थी, इन्हीं संस्थाओं के द्वारा गलत कार्य किए जा रहे थे। Eroding the legitimacy of a social order based on tradition। The writing of Voltaire and Rousseau were read widely, and those who read these books saw the world through a new eyes that were questioning, critical and rational। तो इस तरह से लोगों में रेशनलिज्म, लोगों में आर्गुमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन का थिंकिंग आ गया। अब लोग आंख मूंद करके विश्वास नहीं करते थे। विद्वानों का मानना है कि एक और कारण है जिसके माध्यम से कहा जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है प्रिंट रिवॉल्यूशन के कारण हुआ। प्रिंट कल्चर के आने से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। इसके पक्ष में विद्वानों ने एक और तर्क दिया है, कहा है कि प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। प्रिंट ने डायलॉग और डिबेट का कल्चर इस्टेब्लिश किया, बातचीत करके डिफरेंसेस को सॉल्व करना। डिबेट यानी तर्क वितर्क कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर रीइवैल्यूएटेड एंड डिस्कस्ड बाय अ पब्लिक दैट हैड बिकम अवेयर of the power of reason and recognized the need to question existing ideas and beliefs। जितना भी कस्टम था, ट्रेडिशन था, आइडियाज था पहले से, अब उसको लोग तर्क वितर्क करके देखने लगे कि ये सही है कि नहीं, अगर सही है तो कैसे, नहीं सही है तो कैसे। तो इसका परिणाम हुआ कि न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन केम इनटू बीइंग। एक नया आइडिया लोगों में आया। तीसरा जो आइडिया है विद्वानों का, जिनका मानना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ, प्रिंट कल्चर हुआ। तो तीसरा आइडिया है कि बाय द 1780s देयर वाज एन आउटपोरिंग of literature that mocked the royalty and criticized their morality। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन से पहले तक 1780s तक काफी तादाद में लिटरेचर आ गए जो राजाओं का आलोचना करने के लिए पर्याप्त थे, मखौल करते थे रॉयलिटी का, राज परिवार का, और उनमें क्या मोरालिटी है, नैतिकता क्या है राजाओं में, राज परिवार में, इसका जो है बखिया उधेड़ रहे थे बुक्स। और इन द प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। और इस तरह से जो सोशल ऑर्डर था, सोशल ऑर्डर आपको याद होगा कि क्लर्जी मैन प्रिविलेज थे, उसके बाद नॉबल्स भी प्रिविलेज थे, लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो नॉन प्रिविलेज थे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण जो सोशल ऑर्डर था, इसका लोगों ने विरोध करना प्रारंभ किया।
Cartoons, caricatures typically suggested that monarchy remained absorbed only in sensual pleasures while the common people suffered. यानी कार्टून की सहायता से, कैरिकेचर की सहायता से यह बतलाया जा रहा था कि राज परिवार जो है वो सिर्फ भोग विलास में लगा हुआ है, और जबकि आम आदमी भूखे नंगे रह रहे हैं। आम आदमी के पास काफी कठिनाइयां हैं। लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की। तो लोग छिपे रुस्तम लिटरेचर को सर्कुलेट किया, और वो लिटरेचर जो पढ़े वो राजशाही के खिलाफ, फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी की जो शासन सत्ता थी उसके खिलाफ हो गए, और जिसका परिणाम हुआ कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। अब कैसे हम लोग इस आर्गुमेंट को देखते हैं, तो देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। लोग एक ही प्रकार का लिटरेचर नहीं पढ़ते थे, कई प्रकार का लिटरेचर पढ़ते थे, और दूसरा टाइप का लिटरेचर दूसरा चीज बतलाता था। इस प्रकार से जो है मोनार्कियल फॉर्म और गवर्नमेंट के लोग खिलाफ हो गए, क्योंकि अब लोगों को यह बतलाया गया कि जो सोशल ऑर्डर था जिसमें नोबल्स क्लर्जीमैन को प्रिविलेज और बाकी को कोई प्रिविलेज नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, ये सब को लोग समझ गए कि गलत है। They were not influenced directly by everything they read or saw. They accepted some ideas and rejected some others. क्योंकि कई प्रकार के बुक्स अवेलेबल हो गए, अब इस प्रकार से लोग खुद पढ़ करके समझने लगे, तर्क वितर्क करने लगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स, बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। यानी प्रिंट ने लोगों को अपना एक ओपिनियन फॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी दिया। डिफरेंट टाइप्स के बुक्स को आप पढ़िए। अब जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि प्रिंट चर्च के खिलाफ था, डिस्पोटिक रूलर्स यानी निरंकुश राजाओं के खिलाफ था, तो आप समझिए कि प्रिंट के अंतर्गत ऐसा भी तो बुक्स था जो राजाओं की राजशाही का सपोर्ट करता था, हैं? ऐसा भी बुक था जो रोम के पोप और चर्च ऑफिशियल्स की सत्ता प्रभुता का सपोर्ट करता था। तो इस तरह से अब आम लोगों के पास था, सब प्रकार का बुक अवेलेबल था। आम लोग जैसा चाहे वो पढ़ करके अपना विचार बना सकते थे। अब चिल्ड्रेन, विमेन और वर्कर्स सभी लोग रीडिंग मैनिया के शिकार हो गए। तो चूंकि प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा था, लोग लिटरेट होते चले जा रहे थे, और इस कारण से लोग अब पढ़ लिख रहे थे और वो किताबों को पढ़ने में सक्षम हो रहे थे। दूसरी तरफ कई पब्लिकेशन ने चिल्ड्रन पब्लिकेशन का भी शुरुआत कर दिया, जो बच्चों के लिए किताबें छापते थे, जिसको बच्चे पढ़ सकते थे। प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फ्रॉम लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी यानी 1800 के लास्ट, यानी 1890 का टाइम हुआ, लेट 19th सेंचुरी। तो इस समय प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया गया, यानी सब बच्चा को पढ़ना जरूरी था। चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स, और इस तरह से जो है चिल्ड्रन एक इंपॉर्टेंट रीडर बन गए। जानते हैं कि चिल्ड्रन का क्रिएटिविटी अन्य लोगों से ज्यादा रहता है। अरे पहले मोबाइल फोन चिल्ड्रन को अलाउ नहीं था, कोरोना आया तो मोबाइल फोन अलाउ हो गया चिल्ड्रन को, और नतीजा क्या है कि आज चिल्ड्रन ही मोबाइल को ज्यादा जानता है। जितना एल्डर लोग था वो सबको तो उतना समझ में नहीं आता है। एल्डर लोगों को ही आजकल पूछना पड़ता है मोबाइल ऑपरेशन जो है चिल्ड्रन से।
तो इस तरह से चिल्ड्रन एक इंपॉर्टेंट रीडर बन गया। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन, यानी चिल्ड्रन प्रेस स्टार्ट हो गया और वो सिर्फ बच्चों के लिए किताब छापते थे। तो वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। 1857 में फ्रांस में चिल्ड्रन का प्रेस इस्टेब्लिश किया गया। दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फॉक टेल्स। तो फेरी टेल्स, परियों की कहानी, फॉक टेल्स इत्यादि इसमें चिल्ड्रन बुक में छपता था। और परियों की कहानी या लोक कहानी, ये सबको बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि कहानी की किताबें पढ़ने में अच्छी लगती थी। अब जैसे इसके अंतर्गत देखिए, ग्रीम ब्रदर्स जर्मनी में थे। उन्होंने बरसों इसमें बिताया कि वो किसानों के पास जा करके, गांव में जा करके जो फॉक टेल्स वगैरह थे, लोक कहानियां थी, वो सब कहानियों को उन्होंने कलेक्ट किया और उसको पब्लिश किया बुक के रूप में, ताकि वो कहानियां खत्म नहीं हो सके, डिस्ट्रॉय नहीं हो सके और उसको आम आदमी पढ़ सके। What they collected was edited before the stories were published in a collection in 1812. ग्रीम ब्रदर्स ने 1812 में जो है फॉक टेल्स इत्यादि को जो कलेक्ट किया था गांव में जाकर के, उसको बुक के रूप में पब्लिश कर दिया। लेकिन पब्लिश करने से पहले उसको एडिटिंग कर दिया, यानी अगर कोई वल्गर मटेरियल वगैरह था फॉक टेल्स में तो उसको हटा दिया गया। जो भी चीज समझा गया जो बच्चों के लिए अनसुटेबल था या वल्गर था या इलाइट्स यानी जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग थे वो नहीं पसंद करते, तो उसको जो है हटा दिया गया। रूरल फॉक टेल्स दस एक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म। और इस प्रकार से जो गांव में लोक कहानियों का प्रचलन था, जो दादा और दादी की जो कहानियां थी, वो कहानियां अब बुक में छप गई और इस तरह से उसको पॉपुलैरिटी मिली। अब उसको आम लोग पढ़ने लगे। तो प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट ऑल्सो चेंज्ड देम। तो प्रिंट ने ओल्ड टेल्स को, जो पुरानी कहानियां थी फॉक टेल्स इत्यादि को रिकॉर्ड किया और उसको एक नए रूप में एडिट करके पब्लिश किया। अब वीमेन भी पीछे नहीं रही। वीमेन भी घर में पढ़ना चाहती थी। जिसको पढ़ने का फैसिलिटी नहीं मिला था अपने से घर में किचन में रह करके पढ़ी, क्योंकि अगर पढ़ लेगी तो फिर बुक पढ़ने में सहूलियत हो जाएगी। तो विमेन इस समय न सिर्फ पढ़ी बल्कि विमेन कई राइटर भी बन गई। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मींट फॉर विमेन। विमेन के लिए मैगजीन्स भी छोटा छोटा इस समय पब्लिश होने लगा जो विमेन पढ़ती थी। एज वर मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर ऑफ हाउस कीपिंग। छोटे छोटे बुक में घर की कैसे साज सज्जा की जाए, देखभाल की जाए, ये सब चीज रहता था जिसको विमेन पढ़ना पसंद करती थी। आज भी विमेन का जो मैगजीन्स होता है वो इस टाइप के चीज को ज्यादा ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे मेहंदी लगाया जाए, तो कैसे पिंपल से बचाया जाए, नहीं होता ऐसा। तो ये सब चीज विमेन से रिलेटेड है जिसको विमेन काफी चाव से पढ़ती थी। और जब नॉवेल्स लिखा जाने लगा तो विमेन नॉवेल की भी बहुत स्टॉन्च रीडर थी, तो नॉवेल पढ़ती थी। कई विमेन तो नॉवेल राइटर भी बन गई, जिसके अंतर्गत जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टी सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, ये सब का नाम उल्लेखनीय है। ये लोग राइटर भी बन गई और उनका राइटिंग जो है वो विमेन को एक नए ढंग से परिभाषित करने लगा। पहले जैसे विमेन को
एक घर में रहने वाली, कैद होकर के रहने वाली एक औरत के रूप में समझा जाता था। अब विमेन को एक नए रूप में परिभाषित किया जाने लगा, जो विमेन का बुक्स था, नॉवेल्स था, उसके माध्यम से। पर्सन विथ विल स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, यानी विमेन को कैरेक्टराइज किया जाने लगा स्ट्रेंथ के एक पर्सन के रूप में। पर्सनालिटी, विमेन का पर्सनालिटी जो है बुक के माध्यम से हाईलाइट किया जाने लगा, और उनके विल पावर को, उनकी इच्छा शक्ति को हाईलाइट किया जाने लगा बुक के माध्यम से। लाइब्रेरी भी खुल गया। लाइब्रेरी में जो लोग किताब नहीं खरीद सकते थे, सस्ते किताबों को भी नहीं खरीद सकते थे, वो लाइब्रेरी में जाकर के बुक इशू करा सकते थे और पढ़ सकते थे। 17th सेंचुरी और उसके बाद से लाइब्रेरी का प्रचलन हो गया। तो इंग्लैंड में कुछ प्रमुख लाइब्रेरी थी, बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेशन व्हाइट कॉलर वर्कर्स। जो वर्कर्स थे वो लाइब्रेरी से आकर के बुक लेते थे और पढ़ते थे। जो आर्टिजन थे यानी कारीगर और लोअर मिडिल क्लास के लोग, चूंकि कम पैसा इनके पास था तो ये खरीद नहीं सकते थे बुक को, इसलिए लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ते थे। और कभी कभी तो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए भी वर्किंग क्लास के लोग कभी कभी बुक वगैरह लिखने लगे, बुक्स लिखने भी लगे। मजदूर सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं थे बल्कि बुक लिखना भी शुरू कर दिए लेडीज के तरह। वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, और इस तरह से किताबें पढ़ करके विमेन को अपना इंप्रूव करने का और अपनी बातों को, विचारों को आम लोगों के सामने एक्सप्रेस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। विमेन ने पॉलिटिकल इशू के ऊपर भी अपना विचार रखा। विमेन ने ऑटोबायोग्राफीज यानी आत्मकथा इत्यादि भी काफी तादाद में विमेन ने लिखा। अब है कुछ इन्वेंशन हुआ। प्रिंट रिवॉल्यूशन के लिए बुक्स सस्ता होना चाहिए, बुक्स का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, और ये संभव है, इसके लिए इन्वेंशन की आवश्यकता थी। ऐसा ही हुआ, कई इन्वेंशन हुए। तो लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल। लेट 18th सेंचुरी में मेटेलिक प्रेस आ गया, तो मेटेलिक प्रेस से काफी अधिक छपाई हो सकती थी। थ्रू द 19th सेंचुरी देयर वेर अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस। साथ ही साथ 19th सेंचुरी में इस प्रकार का इनोवेशन लगातार होता रहा। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में नए नए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने लगे। तो मिड 19th सेंचुरी तक, जैसे एक एग्जांपल है कि रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क ने क्या आविष्कार किया कि परफेक्टेड द पावर ड्रिवेन सिलिंड्रिकल प्रेसेज। पावर ड्रिवेन, पावर से चलने वाला, बिजली से या कोयला से या डीजल पेट्रोल से चलने वाला जो है सिलिंड्रिकल प्रेस का आविष्कार कर दिया। बहुत बड़ी ये आविष्कार इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि न्यूज़पेपर छपना शुरू हो गया, काफी लार्ज स्केल में अब पब्लिकेशन संभव हो गया। तो ये जो सिलिंड्रिकल प्रेस का आविष्कार किया एम हो न्यूयॉर्क में, तो उसका परिणाम क्या था कि 8000 शीट्स पर आवर प्रिंटिंग होता था। 8000 शीट्स, यानी स्वाभाविक तौर पर पेपर छपना शुरू हो गया। प्रेस वाज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। इन द लेट 19th century the offset press was developed which could print up to 6 colors at a time। अब देखिए ऑफसेट प्रिंटिंग भी शुरू हो गया लेट 19th सेंचुरी में। ऑफसेट प्रिंटिंग यानी कई कलर में जो है प्रिंटिंग शुरू हो गया, 6 कलर में, 6 प्रकार के कलर में प्रिंटिंग शुरू हो गया। यानी कलर प्रिंटिंग के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग का
शुरुआत हो गया। फ्रॉम द टर्न ऑफ द 19th century, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एक्सीलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशंस, बिजली से चलने वाला प्रेस का भी आविष्कार हो गया 20th सेंचुरी में हुआ, और अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स फॉलोड, मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव्ड, द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड। यानी कलरफुल प्रिंटिंग का लगातार इनोवेशन होता चला गया। एक्युमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटिंग टेक्स्ट। और इस तरह से कई रंगों में जब प्रिंटिंग होने लगा तो प्रिंटेड मटेरियल के प्रति अब आम लोगों में भी आकर्षण होने लगा। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा हुआ था वो कम से कम कलरफुल पिक्चर देख सकता था, बुक उसके लिए भी जरूरी थी। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूअसली डेवलप्ड न्यू स्ट्रैटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि पीरियोडिकल्स सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, तो सीरियल, नॉवेल का सीरियल आ गया। तो नॉवेल का सीरियल आने से क्या हुआ कि नॉवेल में बहुत आकर्षक कहानी होती है, और जो एक बार उसको पढ़ना शुरू करता है तो रात भर सोचता है कि हम सोए नहीं, अब पढ़ ले किताब पहले। यही नॉवेल की खासियत होती है। अब पहले लोग एक नॉवेल को काख में दबा करके चलना फैशन का चीज मानते थे। तो गेव बर्थ टू पार्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग नॉवेल्स, यानी नॉवेल सीरियल के रूप में नॉवेल आने लगा। 1920s में इंग्लैंड में पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड सीलिंग सीरीज। सीलिंग सीरीज के नाम से चीप बुक्स बिकने लगा इंग्लैंड में। तो सीलिंग मतलब पैसा, इंग्लैंड का पैसा को कहा जाता है। डस्ट कवर जो है ऑफ द बुक जैकेट इज ऑल्सो अ 20th सेंचुरी इनोवेशन। 20th सेंचुरी में बुक में जो आज देखते हैं कवर लगा हुआ, ये कवर का 20th सेंचुरी में प्रारंभ हो गया। ग्रेट डिप्रेशन जब आया 1930 में, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसको कहते हैं, तो पब्लिशर्स फियर्ड अ डिक्लाइन इन बुक परचेजेस। पब्लिशर्स को डर हो गया कि ग्रेट डिप्रेशन के चलते लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग बुक नहीं खरीदेंगे, और इस तरह से खरीदारी को बनाए रखने के लिए क्या किया कि सस्ता बुक छापना शुरू कर दिया। तो चीप पेपर बुक मतलब सस्ता किताब, जिसका ऊपर कवर जो था वो सब बहुत सस्ता कवर लगाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि कम कीमत में भी लोग बुक खरीद सकें। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की परिस्थिति में भी, जबकि लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन बुक खरीद लें, क्योंकि उस समय बुक का जुनून था, रीडिंग मैनिया थी। We are now reading manuscripts before the age of print. इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रचलन था। मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिखित प्रतिलिपि। लोग प्रिंट आने से पहले हैंड रिटन मटेरियल रखते थे, बर्च बार्क के ऊपर या कपड़े के ऊपर, चमड़े के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट से लिखा जाता था, क्योंकि कागज तो था नहीं। तो इस तरह से इंडिया में भी मैन्युस्क्रिप्ट का प्रचलन था। तो वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। संस्कृत में, अरबिक में और पर्शियन में इस प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे।
और अदर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में यानी रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखे जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा कौन सी पर जाता था? तो पाम लीव्स, तार के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था। बर्च लीव्स यानी भोजपत्र के ऊपर भी लिखा जाता था। द पेजेस वर समटाइम्स ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, और लिखने के बाद पेजेस को काफी सुंदर ढंग से सजाया जाता था चित्र वगैरह से। दे वुड बी ईदर प्लेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और sewn together to ensure preservation। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को या तो लकड़ी के तख्ता के नीचे दबा करके रखा जाता था, नहीं तो उनको आपस में अटैच कर दिया जाता था। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रचलन था ताकि मैन्युस्क्रिप्ट फट नहीं जाए और सुरक्षित रह सके। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स continued to be produced till well after the introduction of print। इंडिया में जब प्रिंट का आगमन हुआ उसके बाद भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था, यानी लेट 19th सेंचुरी तक, यानी 1875 ईस्वी के बाद का जो समय हुआ उस समय तक भी इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट यानी हैंड रिटन जो है मटेरियल लिखा जाता था। और ये तार के पत्तों के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर, चमड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स हाउएवर वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो काफी, उसका कुछ प्रॉब्लम था क्योंकि काफी फ्रेजाइल था, नाजुक था, यानी तुरंत फट जाता था, और काफी कॉस्टली भी था, और इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट को काफी सावधानी पूर्वक हैंडल किया जा सकता था। यानी अगर थोड़ा सा भी केयरलेसनेस का परिचय देगा तो मैन्युस्क्रिप्ट फट जाते थे, नष्ट हो जाते थे। और दूसरी तरफ था कि मैन्युस्क्रिप्ट को लिखना तो डिफिकल्ट था, उसको पढ़ना भी डिफिकल्ट था, और ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि डिफरेंट स्टाइल में मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था। और वो स्टाइल में जैसे एक आदमी का हैंडराइटिंग पढ़ने में कभी दूसरे आदमी को दिक्कत हो जाती है, ठीक इसी प्रकार की बात थी। और मैन्युस्क्रिप्ट डेली यूज में नहीं आता था। तो इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल्स। तो जहां तक सवाल है कि कॉलोनियल रूल से पहले यानी ब्रिटिश शासन से पहले बंगाल में स्कूलों का नेटवर्क था, प्राइमरी स्कूलों का, लेकिन यहां स्टूडेंट्स को बुक्स से नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि ओरल टीचिंग होता था। ओरल, मौखिक रटाया जाता था, गुरु से परंपरा जिसको कहा जाता है, यानी गुरु अपने मन से पढ़ाया स्टूडेंट को। वही चीज स्टूडेंट पढ़ा, फिर स्टूडेंट बड़ा हुआ तो वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाया। इसको कहा जाता था आपको गुरु शिष्य परंपरा। टीचर्स डिक्टेटेड पर्सन्स ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी एंड स्टूडेंट्स रोट देम डाउन। तो मेनी दस बिकेम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। यानी बिना बुक के भी बहुत सारे लोग इंडिया में पढ़ लिख जाते थे ओरल एजुकेशन से। अब उसके बाद प्रिंट कम्स टू इंडिया। तो प्रिंट भारत में कैसे आया? तब पुर्तगालियों ने लाया। पुर्तगीज जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, वो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाया। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि वहां के लोकल लैंग्वेज में जीसस क्राइस्ट का टीचिंग्स, उपदेश वगैरह बतलाना कि जीसस क्राइस्ट को लोगों ने फॉलो किया तो लोगों को कितना फायदा हो गया। यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि लोकल लैंग्वेज में छापना शुरू कर दिया बुक्स वगैरह, ताकि लोग उससे आकर्षित होकर के क्रिश्चियनिटी अपना सकें। पोर्तुगीज मिशनरीज ने प्रेस लेकर के आया इन द मिड 16th सेंचुरी।
जेसुइट प्रिस्ट, जैसा कि आपको पहले बताया कि रोमन कैथोलिक रिलीजन में एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था जेसुइट। तो जेसुइट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिस्ट थे तो वो कोंकणी में प्रिंट करते थे एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स। 1674 में अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन द कोंकणी। सोचिए 50 से अधिक बुक को पोर्तुगीज क्रिश्चियन मिशनरीज ने 1674 तक में 50 से अधिक बुक्स को पब्लिश कर दिया था। और इन कन्नड़ लैंग्वेज, कोंकणी में और कन्नड़ में। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579। तमिल में भी कैथोलिक प्रीस्ट ने बुक्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया और ये शुरू हुआ 1579 में कोचिन में। और 1713 में द फर्स्ट मलयालम बुक का प्रिंटिंग शुरू हो गया। और बाई 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज had printed 32 Tamil texts, many of them translations of old works। तो इस तरह से डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने जो है 1710 ईस्वी आते आते तक 32 तमिल टेक्स्ट, तमिल ग्रंथों का जो है तमिल भाषा में प्रिंटिंग कर दिया। ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रिंटिंग करने का मकसद होता था कि वो अपने टीचिंग्स को, जीसस क्राइस्ट के बारे में लोगों को बतलाना चाहते थे और इसलिए लोगों के लैंग्वेज में ही बुक पब्लिश करना चाहते थे। इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट, इवन दो the English East India Company began to import presses from the late 17th century। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर शासन था और लेट 17th सेंचुरी यानी 1675 ईस्वी और उसके आसपास या उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी प्रेस मंगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बंगाल में बंगाल गजट नाम का एक मैगजीन का पब्लिकेशन शुरू हो गया। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी उसने एडिट करना शुरू कर दिया बंगाल गजट, एक वीकली मैगजीन था दैट डिस्क्राइब्ड इटसेल्फ एज अ कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल। यानी एक कॉमर्शियल पेपर कहता था कि हिकी है और कोई भी पढ़ सकता है इसको, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, लेकिन किसी का प्रभाव नहीं था, यानी ब्रिटिश का कोई प्रभाव नहीं था। हिकी का ऐसा कहना था कि हम इंडिपेंडेंट रूप से लिखते हैं। सो इट वाज प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइज, यानी बंगाल गजट जो था वो एक प्राइवेट मैगजीन था, सरकार का मैगजीन नहीं था। तो प्राउड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस that began English printing in India। और इस तरह से बंगाल गजट ने इंग्लिश में प्रिंट करना शुरू किया। हिकी ने कई एडवर्टीजमेंट्स को पब्लिश किया इंक्लूडिंग दोज दैट रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स, यानी स्लेव ट्रेड का भी एडवर्टीजमेंट उसने पब्लिश किया। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स की जो बातचीत होती थी, गपशप होता था, उसको भी उसने पब्लिश करना शुरू कर दिया। और जब उसको भी पब्लिश करना शुरू कर दिया तो गवर्नर जो थे वो गुस्सा गए हिकी से। पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप, यानी बातचीत अबाउट द कंपनीज सीनियर ऑफिसर्स इन इंडिया। कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स का बहुत सारा गप सब भी पब्लिश करना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ कि गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स वो क्रोधित हो गए हिकी के ऊपर और प्रोसिक्यूटेड हिकी को फांसी की सजा दे दी गई। हिकी एंड इनकरेज्ड पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियली सैंक्शन्ड न्यूज़पेपर्स दैट कुड
काउंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रेस स्टैब्लिश करना चाहती थी, ताकि आम लोग जो प्रेस की सहायता से सरकार को डिफेम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए, सरकार की छवि, इमेज को अच्छा आम जनता के बीच बनाए रखने के लिए अपना प्रिंटिंग प्रेस वगैरह स्टैब्लिश करना शुरू किया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो क्लोज ऑफ द 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, नतीजा क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के लास्ट होते होते कई न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स इत्यादि भारत में छपने लगे। और इसके अंतर्गत जो इंडियन लोगों के द्वारा छापा गया वो भी था बंगाल गजट। इसको गंगाधर भट्टाचार्य नामक व्यक्ति ने बंगाल गजट को पब्लिश करना शुरू किया। गंगाधर भट्टाचार्य, एक तो बंगाल गजट को पब्लिश पहले हिक्की करते थे, लेकिन हिक्की को मौत की सजा दे दी गई, तो उसके बाद उसी नाम से बंगाल गजट के नाम से अलग मैगजीन छापने लगे और इनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। ये गंगाधर भट्टाचार्य राजा राम मोहन राय के काफी निकटस्थ व्यक्ति थे। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। तो रिलीजियस रिफॉर्म यूरोप में हुआ, हम लोगों ने स्टडी किया, जिसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इंडिया में भी जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का प्रभाव था वो इंडिया में भी हुआ। इंडिया में भी धर्म में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, बुराइयों और विसंगतियों का विरोध किया जाने लगा प्रिंट के माध्यम से। इंडिया में जो है डिफरेंट टाइप के सोशल एविल्स थे, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन इन वीमेन, सती प्रैक्टिस, इसके अतिरिक्त लैक ऑफ विडो रीमैरिज, यानी प्रोहिबिशन ऑन विडो रीमैरिज। स्त्रियां जो है पति के मरने के बाद शादी नहीं कर पाती थी, बल्कि सती प्रथा के अंतर्गत उनको पति की चिता पर जलना रहता था। ये सब था। लेकिन प्रिंट कल्चर के आने के बाद जो मूर्ति पूजा थी या बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म या आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा या पोली मैरिज यानी बहुविवाह, एक ही पुरुष कई शादियां, ये सब का विरोध किया जाने लगा। लोअर स्टेटस ऑफ विमेन का विरोध किया जाने लगा। विमेन को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए, ये लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। यानी इंडिया में रिलीजियस डिबेट शुरू हो गया प्रिंट के कारण, क्योंकि यूरोप का जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था उसका प्रभाव इंडिया के ऊपर भी पड़ा। दूसरी तरफ कि प्रिंट सभी प्रकार की आइडियोलॉजी के लोगों के लिए खुला हुआ था। अगर रिफॉर्मर जो थे, जो पोली मैरिज, आइडल वर्शिप, सती प्रैक्टिस, विडो प्रोहिबिशन ऑन विडो रीमैरिज, आपको लैक ऑफ एजुकेशन इन वीमेन, ये सब का जो विरोध करते थे, तो जो ऑर्थोडॉक्स थे वो भी प्रिंट का सहारा लेते थे और वो ये सब को जरूरी कहते थे। ऑर्थोडॉक्स का कहना था कि ये सब जरूरी है। तो इस प्रकार से सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन्ड फॉर रिफॉर्म while others countered the argument of reformers। तो इस प्रकार से रिलीजियस डिबेट शुरू हो गया आम जनता में, और इसका क्रेडिट जाता है प्रिंट कल्चर को। प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली spread the new ideas but they shaped the nature of the debate। तो प्रिंट कल्चर ने न्यू आइडियाज को प्रमोट किया, साथ ही साथ डिबेट को प्रमोट किया। रिलीजियस डिबेट होने लगा लोगों के बीच। कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग सपोर्ट करते थे, जैसे यूरोप में हुआ, रोमन कैथोलिक
रिलीजन जिसको कहा जाता है, तो उसके लोग रोम के पोप की सुप्रीमेसी का सपोर्ट करते थे, लेकिन मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स थे वो रोम के पोप का विरोध करते थे। ठीक इसी प्रकार से इंडिया में भी हुआ कि डिबेट होने लगा। वाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दीज पब्लिक डिस्कशंस एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज। लोग किताब पढ़ पढ़ करके डिबेट कर सकते थे और अपने अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। तो दिस वाज अ टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। रिफॉर्मर जो थे वो कहते थे कि ये सोशल एविल्स, रिलीजियस एविल्स जो है वो दूर होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो ऑर्थोडॉक्स थे वो कहते थे कि नहीं सही है। तो लाइक वीडियो इमोलेशन, मोनोथिज्म, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड एंड आइडोलेट्री। इन बंगाल एज द डिबेट डेवलप्ड, tracts and newspapers proliferated, circulating a variety of arguments. To reach a wider audience, the ideas were printed in the everyday spoken language of ordinary people. प्रिंट का सहारा लेकर के जो रिफॉर्मर थे वो लोगों के रीजनल लैंग्वेज में बुक्स पब्लिश करने लगे, और जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो भी लोगों के रीजनल लैंग्वेज में अपने सपोर्ट में बुक्स पब्लिश कर रहे थे। तो देखिए राजा राम मोहन राय इस समय ने, उन्होंने, वो रिफॉर्मर थे, तो संवाद कौमुदी की रचना शुरू की 1821 में, और उनके जवाब में हिंदू जो ऑर्थोडॉक्सी था, जो कट्टरपंथी था हिंदू धर्म में, उन्होंने शुरू कर दिया समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियंस। राजा राम मोहन राय के सुधारवादी विचारों का विरोध करने के लिए समाचार चंद्रिका नामक मैगजीन को जो है पब्लिश करना शुरू कर दिया। और 1822 से 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड। पर्शियन न्यूज़पेपर कौन थे? तो जाने जहां नामा एंड शमसुल अखबार। इसी साल गुजराती न्यूज़पेपर भी छपा, इसका नाम था बॉम्बे समाचार। इस समय मुस्लिम जो उलेमा थे, रिलीजियस क्लास के लोग थे, वे लोग काफी चिंतित थे कि नया नया जो बुक्स आ गया है उसके चलते मुस्लिम लोग भ्रष्ट हो जाएगा। और इस तरह से उलेमा यानी रिलीजियस क्लास जो मुस्लिम का था, उसने रिलीजियस ऑर्डर्स इशू करना शुरू कर दिया कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको कहा जाता है फतवा। तो उन्होंने फतवा जारी करना शुरू कर दिया। उनको डर था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने फतवा जारी करना शुरू कर दिया। तो फतवा का मतलब हुआ कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, ये हो गया फतवा यानी धार्मिक आदेश। मुसलमानों को डबल बेड पर नहीं सोना चाहिए, डबल बेड पर नहीं सोना चाहिए, ये हो गया फतवा यानी धार्मिक आदेश। डबल बेड का मतलब हुआ कि पति पत्नी और उसका बच्चा सब एक साथ नहीं सोना है, पति पत्नी को अलग सोना है, बच्चा को अलग सोना है। तो इस प्रकार से ऑल थ्रू 19th century number of Muslim sects and seminaries appeared, each with a different interpretation of faith. तो देवबंद सेमिनरी की स्थापना हुई 1867 में, और देवबंद सेमिनरी ने हजारों फतवा जारी किया, और फतवा जारी करके यानी धार्मिक आदेश जारी करके बतलाया कि मुसलमानों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उर्दू प्रिंट हेल्प देम कंडक्ट दीज बैटल्स इन पब्लिक। उर्दू प्रेस भी इस समय आ गया, और उर्दू प्रेस ने भी जो मुस्लिम क्लेरिक्स थे, उलेमा थे, उनकी बातों को पब्लिश करना शुरू कर दिया। हिंदुओं के बीच भी
प्रिंट इनकरेज्ड रीडिंग्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। प्रिंट ने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए हिंदुओं को प्रेरित किया। रामायण, गीता इत्यादि जो धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद इत्यादि पढ़ने के लिए हिंदुओं को प्रेरित किया और हिंदू धर्म ग्रंथों को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, यानी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, असमिया, सभी लैंग्वेजेस में लिखा गया। तो रामचरितमानस का सबसे पहले पब्लिकेशन किया गया, यानी जिसको रामायण के नाम से जानते हैं हम लोग, तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ। तो तुलसीदास ने 16th सेंचुरी में लिखा था, लेकिन जो है केम आउट फ्रॉम कलकत्ता इन 1810। 1810 ईस्वी में कलकत्ता में रामचरितमानस को अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश करना शुरू किया गया। मिड 19th सेंचुरी में चीप लिथोग्राफिक एडिशन फ्लडेड नॉर्थ इंडियन मार्केट्स, यानी सस्ते सस्ते बुक्स वगैरह पब्लिश होना शुरू हो गया। और फ्रॉम द 1880s द नवल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में ये कई धार्मिक ग्रंथों का, जो उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिकेशन शुरू कर दिया। और इस तरह से इसका छोटा, जैसे रामायण है तो उसको बड़ा रूप में, छोटा रूप में, सब प्रकार का पब्लिश करना शुरू कर दिया। नतीजा था कि उसको लोग कहीं भी कैरी कर सकते थे, पॉकेट में भी रख सकते थे। और ये जो सस्ता सस्ता रिलीजियस बुक्स छपने लगा, तो इसको एक आदमी जो पढ़ना जानता है वो पढ़ता था और चारों तरफ 10-15 आदमी बैठ करके सुनते थे। ये कल्चर अभी भी गांव में प्रचलित है। और इस प्रकार से रिलीजियस टेक्स्ट जो है लार्ज स्केल पर लोगों तक पहुंचा। और प्रिंट ने कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस को प्रमोट किया, बल्कि प्रिंट ने जो है कनेक्टेड कम्युनिटीज को भी कनेक्ट करने का काम किया, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का भी काम किया। क्योंकि पहले लोग बिल्कुल अलग थे, लेकिन प्रिंट ने एक दूसरे की समस्याओं, एक दूसरे के बारे में जानकारी दिया और लोग इससे यूनाइटेड हुए। न्यूज़पेपर्स ने एक पैन इंडियन आइडेंटिटी को प्रमोट किया। न्यूज़पेपर्स ने पैन इंडियन आइडेंटिटी, पहले लोग नहीं समझते थे कि हम इंडियन हैं, लोग रीजनल लेवल पर सब बात सोचते थे, लेकिन न्यूज़पेपर ने लोगों को ये पैन इंडियन इवेंट्स को एक्सप्लेन करके, और तो न्यूज़पेपर्स ने पैन इंडियन आइडेंटिटी को प्रमोट किया। सबों को ये जानकारी मिली कि हम इंडियन हैं। पहले ये नहीं समझते थे लोग, पहले सिर्फ रीजनल लेवल पर लोग सोचते थे। एंड दिस इज द एंड ऑफ द today's explanation of this chapter, print culture and the modern world. Thank you.